बैक सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू कर रहे हैं 5 अगस्त के हवाले से, यानी कि आज के दिन की मुनासबत से गुफ्तगू हो रही है और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल को डिस्कस कर रहे हैं। और यही 5 अगस्त हमें याद दिलाती है 5 अगस्त 2019 की, कि जब भारत ने अपनी मजमूम साजिश को और घिनौना जो है वो एक खेल रचने की कोशिश की, कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया, आर्टिकल 370 की पामाली की और इसके साथ साथ 35A को भी एब्रोगेट किया, मनसूख किया, उसको ख़त्म किया। इसके बाद से लेकर आज तक की जो सूरत हाल है, कश्मीरी किस तरह से मुश्किलात झेल रहे हैं, किस तरह से वादी के अंदर जब से कर्फ्यू नाफिज है तो वहाँ पेचीदगियाँ मौजूद हैं, हालात कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं, बच्चे सफ़र करें, नौजवान सफ़र करें, ख़वातीन जो हैं वो बर्दाश्त कर रही हैं, और किस तरह से वहाँ हालात मज़ीद कशीदा करने की जो एक घटिया साजिश की जा रही है भारत की जानिब से, उसको हम डिस्कस करें। ना सिर्फ कश्मीर की सूरत हाल पर बात हो रही है बल्कि हम ओवरऑल भी डिस्कशन कर रहे हैं। ओवरऑल भारत के अपने अंदर जो कि जमहूरियत के बड़े बड़े दावे तो करता है, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें तो करता है, लेकिन उसके अपने अंदर इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम रूल्स को, इन तमाम रेगुलेशंस को जो है वो वायलेट किया जा रहा है। वहाँ माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है उसके हवाले से हम बात करें। और इसके साथ साथ ओवरऑल जब हम इस खत्ते को डिस्कस करते हैं तो डेफिनेटली आने वाला वक्त अलर्ट कर रहा है इस पूरे खत्ते को। ये अलार्मिंग सिचुएशन है इस पूरे खत्ते के लिए, किस तरह से रेडी रहना है, किस तरह से एफर्ट्स करनी है और इस मसले का एक हल निकालना है। जो मुमकिन हल है उसकी जानिब हम बढ़ेंगे और अपने दोनों मेहमानों से गुजारिश करेंगे कि वो हमें इसके हवाले से गाइड करें, कुछ हमें सूरत हाल के हवाले से आगाह करें कि आने वाले वक्त को। शमीम साहिबा, आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगी कि आने वाले वक्त को आप किस तरह से देखती हैं। डेफिनेटली ये सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है, सिर्फ इंडिया का मसला नहीं, सिर्फ पाकिस्तान फेस नहीं करेगा, पूरा खित्ता सफ़र करेगा और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया तक इसके असरात फैलेंगे। तो आने वाले वक्त को किस तरह से देख रही हैं, कितनी अलार्मिंग है ये सिचुएशन? देखिए, आपने देखा है कि जब मैंने अभी आपके साथ तज़किरा किया था कि जब लद्दाख में चाइनीज़ फौज दाखिल हो गई है गुलवान वादी में, तो आप देखिए उसके बाद की सिचुएशन क्या रही है। इंडिया ने बहुत सारी कोशिशें की हैं कि हम दुनिया को यहाँ पर लेके आ जाए, हमें मसालती किरदार जो है अमेरिका करे या जो बड़ी पावर से या बीच दरमियान में आए जो वो बाहर आ जाए। लेकिन एक तवाज़ुन जो है यहाँ पर कायम किया गया है कि जहाँ बैलेंस ऑफ पावर करना ज़रूरी था, वहाँ चाइना ने उनको दिखाया कि हम बैलेंस ऑफ पावर यहाँ कर सकते हैं। आप यहाँ पर वो काम नहीं कर सकते जो आज तक चाइना ने लद्दाख के इस इलाके में दाखिल क्यों नहीं हुई। ये आज से भी पहले ज़रूरी था, लेकिन इसलिए कि जब बायलैटरल और इंटरनेशनल मुआहदे वायलेट इंडिया ने किए, जब बायलैटरल मुआहदा इंडिया वायलेट करता है, जब इंटरनेशनल मुआहदा, जब अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा पूरी रियासत जम्मू कश्मीर, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख और कश्मीर की वादी, ये सारे एक रियासत के हिस्से, इनमें इस्तेफ़साब राय होगा तो ये इंटरनेशनल लॉ के तहत इनको ये मौका फराहम किया जाएगा। तो न भारत कोई तब्दीली कर सकता है, न पाकिस्तान कोई तब्दीली कर सकता है, न कोई इंटरनेशनल फोर्स अंदर आ सकता था। ये मुतनाज़ा खत्ता है और इस मुतनाज़ा खत्ते का जो सोल्यूशन है वो पूरा अमन बातचीत है। तीनों जो फरीक है वो टेबल पर बैठे और अपने अवाम को वो राहत दे दे जो उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के आज़ादी के वक्त अपने अवाम को दे दी। और कश्मीर को क्यों लिंगरा रखा है वो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अलग है। लेकिन इसी बायलैटरल और इंटरनेशनल मुआहदे की जब हिंदुस्तान खिलाफ वर्जी करता है, वो इस रीजन में अपनी हेजमनी दिखाता है, और जब उससे ज़्यादा सुपर पावर उसी लद्दाख की वादी में दाखिल हो जाते हैं तो भारत यहाँ पर क्यों खामोश है, क्यों अपने लोगों को सही हाल नहीं बताता? इसलिए कि उसको मालूम है कि जो हमने किया है दूसरा ये कर सकता है। अब इसका दूसरा ऑप्शन ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी क्या है। 3 इस वक्त इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा तमाम दुनिया के अमन का ज़ामिन है, ये इदारा इस वक्त अमन और जो पीस कीपिंग फौजें हैं उनको कहीं भी भेज सकता है। नंबर 1 पहले स्टेप पर उनको 19 अगस्त 2019 को उनको करना चाहते एक स्पेशल एनवाय भेज देते। उसके लिए इन्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं थी। ये जो बार बार कहा जाता है हिंदुस्तान भी इजाज़त दे, पाकिस्तान की भी इजाज़त दे, ईस्ट तैमूर में किसी ने इजाज़त नहीं दी थी, साउथ सूडान में किसी ने इजाज़त नहीं दी थी, इसराइल इतना कुछ फ़लस्तीन में कह रहा है उसके लिए कोई इजाज़तनामे की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ ज़बानी कलामी खर्चा चलाता है क्योंकि वहाँ सुपर पावर्स के अपने इंटरेस्ट है। जहाँ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस वक्त कहीं पर भी टकराव की सूरत इख्तियार करता है वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा पीछे खड़े हो जाता है।
अब दूसरा सोल्यूशन, अगर आप नहीं भेज सकते हैं, आप पीस कीपिंग फौजें भेज दें वहाँ। इंसानियत मर रही है। जब आप WHO को रोज कहते हैं कि वो वैक्सीन तैयार करें कोविड को, इंसानियत को बचाने के लिए, यहाँ तो इंसानियत को कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो एक बहुत बड़ा जो जहर है, कैंसर है, इन्फेक्शन वो हिंदुस्तान है, वो फैल रहा है और फैला रहा है, उसको रोके। और ये रोकना आपके बस की बात है। इसमें कोई साइंटिफिक फार्मूला, रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर सकता। तीसरा ऑप्शन उसी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदातों में है कि जब कोई कौम अपने हक की खुदायत की जंग लड़ी जाएगी, उनको हक है कि वो अपने दिफा में, बिल्कुल जंग के लिए नहीं, अपने दिफा के लिए हथियार उठाए। हमें हमारी खवातीन कुनन पोशपोरा में किस तरह से दिनों रात 7 दिन तक मुसलसल हिंदुस्तान के अजाब का शिकारी, जहाँ फौज ने उनको एक रात के अंदर 80 खवातीन को रेप किया, ह्यूमिलेट किया, वो एक बहुत बड़ा सानिया था। यही अगर हमारे पास वेपन होते हम अपना दिफा कर सकते, हमें वो दिफा करने का हक भी नहीं दिया गया। फिर आपने देखा है 8 साल की मासूम बच्ची जब कठुआ में आसफा बेबी को अगवा किया जाता है, उसके बाद उसको मंदिर में, खुदा का खौफ करे हिंदुस्तान जो 1.5 अरब की आबादी है। अभी बता रहे थे आप, नज़ीर साहब बता रहे थे कि हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो एक अक़लियती फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर ने बनाया था, उसके अगर आप देखेंगे उन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, वह हर एक को आज़ादी की जो है वो सहूलत मैसर है कि वो अपने दीन को, अपने रिलीजन को, सेक्युलर स्टेट थी। लेकिन 40% आबादी जो ब्राह्मण्स की है वो हिंदुस्तान को रूल करती है, वो 60% आबादी को दबा देती है। और यही वजह है कि ये जो 40% ब्राह्मण साम्राज्य है, जिसकी हिंदुत्व फिलॉसफी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी है, इस पार्टी ने हिंदुस्तान की तरफ लोगों को धकेलना है। अब कश्मीर में ये क्या कर रहे हैं, वहाँ की ज्योग्राफी तब्दील होगी, सियासत पर असरात होंगे, मईशत पर असरात होंगे, ज़ुबान पर असरात होंगे, तिजारत पर असरात होंगे, कल्चर पर असरात होंगे और मज़हब पर असरात होंगे। और इस तमाम सिनेरियो को हिंदुस्तान एक ही साइन से हासिल करना चाहता है, जो इतना आसान नहीं है। बिल्कुल। तीसरी अहम बात, अगर आप अपना दिफा नहीं कर सकते हैं तो फिर हिंदुस्तान की अपनी आबादी को खतरा है। जब कश्मीर 30 साल से विदाउट वेपन रेजिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल हिंदुस्तान के पास इस वक्त 70 से ज़्यादा इंटरनली जो मूवमेंट्स चल रही है, जो हिंदुस्तान से वो आज़ादी मांग रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की मिसाल दीजिए, त्रिपुरा देख ली, नागालैंड देखिए, आसाम देख ली, वहाँ लोग इस वक्त तैयार बैठे हैं। बिल्कुल। अगर हिंदुस्तान को टूटना होगा तो यही इसका कश्मीर ही उसकी वजह बन जाएगी, यकीनन। और अगर हिंदुस्तान को जुड़ के रहना है, दुनिया में बड़ी डेमोक्रेसी बन के और इस रीजन में अगर उसको अपने एक बहुत अच्छा चेहरा दिखाना है, तो यहाँ से ही उसका फलसफा भी जाते हैं कि मसले कश्मीर का हल निकाला जाए, क्योंकि कश्मीर हिंदुस्तान से अलग नहीं हुआ था। कश्मीर ऑलरेडी 47 से पहले ही एक अलग शिनाख्त और रियासत होती। इसलिए इस रियासत को बचाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के पास 3 फार्मूला है, अगर वो अप्लाई करना चाहे, अगर उनमें विल टू डिसाइड है, अगर ये डिसाइड करना है, उनमें ये विल पावर है कि मसले कश्मीर को हल करना है, तो वो हल कर सकते हैं। बोस्निया का मसला कैसे हल हो गया, जब यूरोप ने देखा उनके हार्ट में एक मसला पनप रहा है, मुस्लिम रियासत, एक यहाँ पर एक टकराव की सूरत से एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है, उन्होंने बोस्निया का मसला हल कर दिया। और उस बोस्निया के मसले के साथ आज तक उन जो लाशें थी, जो जिनकी कोई शिनाख्त नहीं थी, उनको आज तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलीफ मिल रहा है। वाई नॉट टू कश्मीरीज, हमें भी वो रिलीफ मिल सकता है, लेकिन हमारे लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पर जिम्मेदारी है। पाकिस्तान बहस फरीक और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बहक एक वकील ने कहा था कि अब उसको अपनी सफारतकारी तेज़ करनी होगी और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना होगा। बिल्कुल जाना ज़रूरी है। नज़ीर साहब, जिस तरह कि अभी शमीम साहिबा ने बहुत सारे सोल्यूशंस पे बात की, सजेशंस दिए, आपकी नज़र में इस खत्ते का अमन बरकरार रहना कितना ज़रूरी है और उसके लिए मसला कश्मीर का हल होना बहुत ज़रूरी है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस पूरे रीजन की सलामती या तबाही का संग मेल जो है वो कश्मीर है। ऐसे ही है, जितनी भी यहाँ पे अगर अमन होगा तो उसका रास्ता भी कश्मीर से निकलता है, और ये रीजन अगर तबाही की तरफ बढ़ेगा तो उसका रास्ता भी कश्मीर से निकलता है। और मैं समझता हूँ कि इसके सॉल्यूशंस में सबसे बेस्ट और आइडियल जो पोजीशन है वो तो पॉलिटिकल नेगोशिएशन है। तीनों फ्रीक बैठे और इस पे डिबेट करें, डिस्कस करें और इसको सॉल्व करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इंडिया जिस तरीके से जो स्टेप्स ले चुका है उसको रिवर्स करके टेबल पे आएगा। उसका फिर सेकंड स्टेप मैं समझता हूँ
कि कानूनी जंग है। कानूनी जंग मैं समझता हूँ कि ये जो 370 की एब्रोगेशन है और 35A की एब्रोगेशन, ये प्योरली एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, और इसको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अगर टैकल ना किया गया तो 1 साल अभी गुजर गया है, इसी तरह वक्त गुजरता जाएगा और हमारा केस कमज़ोर होता जाएगा। मैं समझता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि इंडिया को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, लेकिन एक सुपर पावर होने के दावेदार मुल्क जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो सिर्फ मिसालसी जो है किरदार अदा करने की बात तो करते हैं, लेकिन उस तरह से सामने नहीं आता कि हम मसालहत चाहते हैं या हम अगर इंटरफेयर करते हैं तो भारत को किसी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। ये भी तो एक तरीक़ाकार हो सकता है ना कि अमेरिका पावर में आ जाए। बिल्कुल, ये सही बात है कि जो परमानेंट जो रुकन है यूनाइटेड नेशन के, वो अगर मिल के, जिस तरह कि चाइना बात करता भी है, और अगर इसमें सिर्फ 1-2 आवाज़ें और पड़े तो मैं समझता हूँ कि इंडिया को बिल्कुल कंपेल किया जा सकता है। ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, लेकिन फिर वही बात कि अमेरिका के चूँकि इंडिया के साथ वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो उनको किस तरीके से हम टैकल कर सकते हैं। फिर अगर पॉलिटिकल हम आगे नहीं बढ़ सक रहे तो उसका सलूशन मैं कहता हूँ कि फिर लीगल जो ऑप्शन है उसको अवेल करना चाहिए हमें। और उसके लिए मैं फिर वही बात करूंगा कि गुलभूषण केस के बाद जो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल है वो इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है। इंडिया इससे पहले ICJ से भाग जाता था, लेकिन अब चूंकि वो खुद उसकी जुरिस्डिक्शन को एक्सेप्ट कर चुका है, तो कश्मीर का इशू मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को, क्योंकि ये ICJ में सिर्फ स्टेट्स जा सकती है, तो ये हमारी गवर्नमेंट को दोबारा इस पर सोचना चाहिए, इसको डिस्कस करना चाहिए। कश्मीर की, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट से डेलिब्रेशन के साथ मैं कहता हूँ कि ये इशू, ये जो अमेंडमेंट का इशू है, एब्रोगेशन का इशू है, इसको पिटीशन की सूरत में ICJ में जाना चाहिए। और वहाँ से मैं कहता हूँ कि देखें, उनके पेपर्स को बेशक हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एक फोरम के अंदर एक डिसीजन ऐसा मौजूद हो कि इंडिया का ये जो इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो स्टेप है, अब उनको जो है वो उसके खिलाफ एक ऑर्डर जो है पेपर्स के अंदर मौजूद रहना चाहिए। मैं अब देखें कि अब ICJ, बाज़ लोग कहते हैं कि उनकी जो जुरिस्डिक्शन है वो उस तरीके से मैंडेटरी नहीं है, उनके पास फोर्स नहीं है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। देखें, अभी गुलभूषण केस में इंडिया ने जो स्टे लिया है, हमें गुलभूषण की फांसी को रोकना पड़ा, तो उसकी जुरिस्डिक्शन को मानने के बाद बहुत सारी बातें इंटरनेशनल कम्युनिटी की माननी पड़ती है। तो मैं ये कहता हूँ कि इस गवर्नमेंट को अभी भी टाइम है, इस वक्त भी हमारी गवर्नमेंट को ICJ से इस जो 370 और 35A की एब्रोगेशन के खिलाफ जो है वो लाजमी जाना चाहिए। और आखिरी इसका जो हल है कि अगर ये कुछ नहीं होगा तो फिर मैं समझता हूँ कि कश्मीरी जस्टिफाइड है कि वो अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, अपनी डिफेंस के लिए, अपनी इज्जतों की पामाली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी आज़ादी के लिए वो वेपन उठाएं और वही कुछ करें जो 1947 में उन्होंने सही। नज़ीर साहब, बहुत अच्छे आपने सजेशंस दी। जिस तरह कि हम बात करें कि यूरोपीय ममालिक की जानिब से भी कोई एक्शन आना चाहिए, वहीं हमें ये भी देखना है कि मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद भी इस मसले के हल के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों के ज़वाल की एक वजह मरला वाइज इनकी इकोनॉमिक जो क्राइसिस है वो भी है, और इकोनॉमिकली इनको इन क्राइसिस की तरफ धकेला जा रहा है ताकि ये जो वॉइस है मुस्लिम उम्मा की उसको तोड़ा जा सके। तो मैं ये समझता हूँ कि इस हवाले से OIC फोरम तो हमारे पास मौजूद है। इस हवाले से पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और हम एक बिल्कुल लीडिंग पोजीशन में। मैं कहता हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट क्या, हमारी पोजीशन, हमारी कौम अगर ये कोशिश करे तो बाकी इस्लामी ममालिक को मिलाए और अपनी आवाज़ को मुअस्सर करे, और वो यकीनन उस आवाज़ को निगेट नहीं किया जा सकेगा। तो इस हवाले से OIC के हवाले से या किसी भी दिगर फोरम जो मुस्लिम उम्मा को यूनाइट करे। अब मैं इस हवाले से मैं कहूँगा कि जिस तरीके से कॉन्फ्रेंसेस, OIC की कॉन्फ्रेंसेस जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हुई, उन्होंने जिस तरीके से मुस्लिम उम्मा को यूनाइट करने की कोशिश की और उनके साथ फिर जो कुछ हुआ, मैं समझता हूँ कि ये भी एक लेसन है, इससे सीखना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि उससे ये जब तक मुस्लिम उम्मा यूनाइट होकर एक फोरम पे नहीं आएगी, वो फिर कभी फ़लस्तीन के इशू को फेस करेगी, कभी जो कश्मीर में हो रहा है वो होगा, जो शाम मिस्र में हो रहा है वो होगा, तो फिर उनकी आवाज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। और वो जो पावर्स, अब देखें ना, सबसे बड़ी तो नाइंसाफ़ी इंटरनेशनल फोरम पे ये है कि जो परमानेंट मेंबर है उनको जो वीटो का राइट है। अब देखें ना, कोई ऐसा इशू जाता है डिस्कशन के लिए, तो देखें वीटो का
वहाँ पे मेजॉरिटी से क्यों डिसीजन नहीं होते कि अगर 2/3 मेजॉरिटी ये कहती है तो उसको वहाँ पे 5 मेंबर्स को ये पावर क्यों दी गई है? मैं कहता हूँ ये सारी आवाज़ें अगर इस पे डिस्कशन होगी, मुस्लिम उम्मा किसी जगह यूनाइट होगी तो उस जगह पे बात कर सकेगी कि दुनिया की कितनी बड़ी आबादी जो है वो मुसलमान है, लेकिन इनको कोई वीटो का राइट नहीं है, इनकी कोई ऐसी डिसाइसिव पोजीशन यूनाइटेड नेशन के अंदर मौजूद नहीं है। मैं कहता हूँ कि आज अगर यूनाइटेड नेशन के अंदर जो मुसलमान ममालिक है वो ये सिर्फ थ्रेट कर दें कि हम यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप छोड़ देंगे अगर हमें राइट नहीं दिया जाएगा वीटो का, और बाकी जो 5 ममालिक हैं उनके इक्वल हमें राइट्स नहीं दिए जाएंगे, तो लेकिन सिर्फ बात ये है कि बात यूनाइट होने की है। मुस्लिम उम्मा अगर अपने तरीके से अपने ममालिक एक दूसरे के साथ, मैं समझता हूँ कि यूनाइट होकर अगर बात करेंगे तो हमारी वॉइस में स्ट्रेंथ आएगी, मजबूती आएगी, और फिर दुनिया के जितने भी मुसलमानों को दरपेश इशूज़ हैं, चाहे वो फ़लस्तीन का इशू है, चाहे वो कश्मीर का इशू है, या कोई भी दिगर इशू है, उसकी वॉइस को जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी सुनेगी और उसमें वज़न महसूस हो। यकीनन ऐसा है। शमीम साहिबा, जैसे कि अभी हम सिचुएशन को डिस्कस करें कश्मीर की मौजूदा, तो मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा अगर हम मुख्तसरन इसको भी डिस्कस करें कि अगर अभी फौरी तौर पर कर्फ्यू हटा दिया जाता है भारत की जानिब से, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी प्रेशराइज करती है और इन्फोर्सली वो कर्फ्यू हटाता है, तो फिर आप किस तरह के हालात देख रही हैं? देखिए, कर्फ्यू के बाद फ़ौरन आपने 1.5 साल से उनको 1 साल ये हो गया कर्फ्यू का, उससे पहले आप देख ले हालात बहुत कशीदा रहे। 4 महीने वहाँ पर लोग कर्फ्यू रहा है, वहाँ पर सारा कुछ ठप था, वहाँ अमन की सिचुएशन बहुत ख़राब है। लोगों को बाहर निकल के हर गली में, हर कूचे में बार्क्स बनी है जहाँ फौजी वेपन लेके बैठे हैं। स्कूल कॉलेजों की दुनिया का तो 1 साल का एजुकेशन का ये तबाह हो गया साल, बच्चे दुनिया में कहीं स्कूल कॉलेज, कश्मीर का तो दूसरा साल है रेगुलर बेसिस पर। लेकिन अगर हम पिछले 30 साल में देखें, उनके 10 साल वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, 2 दिन जाते हैं, 10 दिन कर्फ्यू होता है। जब लोग निकलेंगे, यही तो एक खौफ है कि जब लोग निकलेंगे तो लोग लाखों की एक बार तो लोगों को देखिए, आप पॉलिटिकल विल के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी है। आप एक हिंदुस्तान अगर चाहता है कि कश्मीरी की जो ये आज़ादी है कि वो अपनी बात आप तक पहुंचाए, वहाँ अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है जो बॉर्डर्स की जो ये LOC की मॉनिटरिंग कर रहा है, वहाँ वो सस्पेंड है। वहाँ हम यहाँ जाते हैं, उनके पास एक करारदाद लेके आज़ाद कश्मीर में वो फ्रीली घूमते हैं LOC पर, लेकिन श्रीनगर के ऑफिस में वहाँ को ना कोई जा सकता, ना उनको वहाँ से LOC की सिचुएशन का पता है। ये एक फौजी ताकत के ज़रिए आवाज़ गूंज रहा है, गला गूंज रहा है। जब आप पॉलिटिकल स्पेस लोगों को नहीं देंगे तो उनके पास जो उनकी ह्यूमिलेशन होती है वो विल टू डाई ही होती है कि वो हमने मरना है, हमने ह्यूमिलेट नहीं होना है। इसीलिए आप देखिए कि हमारे बेहतरीन ज़हीन बच्चे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, तालीम याफ्ता नौजवानों ने वहाँ रजिस्ट किया और शहीद हो गए और मुसलसल हो रहे हैं। हिंदुस्तान तो उससे क्या कर रहा है कि वो ये गेन करा है कि हम जितने नौजवानों को शहीद करेंगे, वो लॉजिक और लीगल बात करते हैं, उनकी आवाज़ को ख़त्म करेंगे। हमारा बहुत अजीम नुकसान हो रहा है। हमारा नौजवान जो आला तालीम याफ्ता है, जो रजिस्ट कर रहे हैं, लॉजिकली रजिस्ट कर रहे हैं, उसकी आवाज़ को गलत दबाया जा रहा है। फिर आप देखिए कि वहाँ पर एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। आप अखबार तक अपनी खबर नहीं दे सकते। अब आप अखबार जो सिर्फ रिपोर्ट करते हैं प्रॉपर तरीके से, हिंदुस्तान का कार्ड लेके उनकी इजाज़त से जाता है, तो गवर्नर जिलानी को तो उन्होंने जेल में डाला था। अब एक लड़की फोटोग्राफर है, फोटो जर्नलिस्ट है, उसने जब एक तस्वीर सिर्फ बनाई और उनके सामने बनाई, उसको थ्रेटन किया गया, उसका कार्ड, उसकी डिग्री, उसको सब कुछ, और जब दुनिया ने नोट्स ले लिया तो थोड़ा सा उस पर प्रेशर हट गया। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स को इजाज़त नहीं है। अब इस 1.5 साल का रिकॉर्ड आपके पास नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुए, कहाँ पर क्या क्या हुआ है, किस कदर अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे वहाँ पर मौजूद नहीं है, रेड क्रॉस मौजूद नहीं है, रिलीफ एजेंसियां दुनिया में होनी चाहिए थी। यकीनन आप लोग रिलीफ एजेंसियां वहाँ नहीं भेज रहे हैं। हिंदुस्तान से रिलीफ एजेंसियां, मुझे बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लिबरल क्लास जो कश्मीर की मदद जो चाहता है कि हल हो जाए, पीसफुली हल हो जाए, उसमें खवातीन लीडिंग पोजीशन में वो कहती है, वो जाती है, उन्होंने उसको कहीं ना कहीं कवर किया, कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किया। लेकिन अगर आप देखेंगे ज़मीनी हालात वो है कि उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी। जिस दिन कर्फ्यू, जिस दिन ये हालात कश्मीरियों को संभलने का मौका मिलेगा, अखबारात को इजाज़त होगी कि वो अपनी स्टोरियाँ ब्रेक करें, तो आप देखिए नक्शा ही बदल जाएगा। इसीलिए वो जल्द से जल्द टाइम जो ले रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हिंदुस्तान को वहाँ बसाया जाए, और जब वो सड़कों पर निकले
वो यहाँ तो फिर वहाँ से हालात वो काबू कर गोली मारेंगे, बिल्कुल, और एक क्लैश की सूरत हाल हो जाएगी। उस क्लैश से बचने के लिए ज़रूरी है कि अक़वाम मुत्तहिदा, आलमी ताकतें और फिल्म और पाकिस्तान ICG में जाए, दुनिया के पास जाए और इस सूरत हाल को रजिस्टर कराए। बिल्कुल, ये ज़रूरी है। इसी बात के साथ आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहेंगे। अपने दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उम्मीद करते हैं आपको भी आज की डिस्कशन, आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।